हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 6 का सेक्शन बी, और इसी तरीके से सेक्शन सी और डी भी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और अगर बोर्ड एग्जाम की बात करें तो उसके लिए गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको सॉल्व जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स हमारे ऐप में है, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का गाला पेपर 6 सोशल साइंस सेक्शन बी। सेक्शन बी आपका 18 मार्क्स का होता है। आपको 13 में से 9 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 18 मार्क्स का सेक्शन रहेगा। 25 से लेकर 37 तक के जो क्वेश्चन है वो इसी सेक्शन में आपको देखने मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट एशियन मोस्ट एशियन पीपल ऑफ इंडिया आर्यन। वो लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि आपको किसके बारे में लिखना है। आर्यंस है, द्रविडियंस है, ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना कि अगर मोस्ट एंशिएंट आया तो क्या लिखेंगे। तो आर्यंस के बारे में अगर बात करें, द ट्राइब विच कॉन्ट्रीब्यूटेड ग्रेटली इन मेकिंग इंडियन कल्चर वेरीगेटेड एंड प्रोस्पेरस, वो है भरत कुल ट्राइब, आर्यंस जिनको बोलते हैं। और जो किंग भरत हैं, ठीक है, रघुकुल के जो राजा राम है उनका भाई, किंग भरत के नाम पर भरत कुल ट्राइब। द आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन वैली सिविलाइजेशन, और जहां पर आर्यंस ज्यादा थे उनको आर्यवर्त कहा जाता है। द एरिया ऑफ आर्यवर्त, और ये जो आर्यवर्त है ये मिथिला बिहार से लेकर विद्यांचल इन साउथ तक फैला हुआ था पूरा। दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्पररी ट्राइब। जितने भी लोग हैं, जितनी भी ट्राइब्स हैं इंडिया में, उसमें से सबसे ज्यादा एडवांस ट्राइब थी आर्यंस। ओके, फिर है नेचुरल कल्चर हेरिटेज के बीच में डिफरेंस। तो नेचुरल हेरिटेज इज द गिफ्ट ऑफ नेचर दैट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। इसको हम नहीं बना सकते, ये नेचर ने हमको गिफ्ट किया है। और जो चीज हमने क्रिएट करी है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस विथ हिज टैक्ट, विजडम, स्किल, आर्ट, उसको बोलते हैं कल्चर हेरिटेज। एग्जाम्पल लिख देने हैं, लैंडस्केप, रिवर्स, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये नेचुरल है। और पैलेस, बिल्डिंग, स्कल्पचर, स्तूपा, टेम्पल, फोर्ट्स, ये कल्चर हेरिटेज है। फिर है स्पिनिंग। स्पिनिंग की डेफिनेशन लिखनी है आपको। क्या होता है? द आर्ट ऑफ मेकिंग लॉन्ग थ्रेड्स यूजिंग स्मॉल पीस ऑफ कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड जॉइनिंग देम टुगेदर इज कॉल्ड आर्ट ऑफ स्पिनिंग। गांधी आश्रम आप गए होंगे तो वहां पे जो चरखा है वो अगर चलाया होगा तो पता होगा ये कैसे होता है। एक साइड पे कॉटन बॉल रखा जाता है, फिर उसको अटैच किया जाता है, फिर जब उसको घुमाते हैं तो पतले पतले जो थ्रेड्स है वो बनते चले जाते हैं, फिर सबको ज्वाइन कर दो, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिनिंग बोलते हैं। और गांधी जी ने ये इसको इंपॉर्टेंस दिया था एज अ कॉटेज इंडस्ट्री एंड जॉइंड इट विद स्वदेशी मूवमेंट, और इसको पूरे को स्वदेशी मूवमेंट के साथ उन्होंने लिंक कर दिया था। ओके, फिर है गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ एकिक वर्क एज वन ऑफ द आर्ट्स ऑफ इंडिया। एकिक क्या है? एक प्रेशियस स्टोन है, स्पेशली फाउंड इन वैली ऑफ रिवर। तो रिवर वैलीज के पास जो स्टोन्स मिलेंगे, एकिक उन्हीं में से एक है। वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रेशियस स्टोन, इट इज चीफली कैल्कोडोनिक मिक्स्ड विथ सिलिका ब्लू और व्हाइट स्टोन। जो कार्नेलियन है, कार्नेलियन इज द मेन टाइप ऑफ एकिक स्टोन। ये कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट होता है और रेड कलर का होता है। और गुजरात में बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स रनपुर और सूरत में अवेलेबल हैं। बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ स्टोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय देम, ठीक है, माला और ये सब बनाई जाती है इन सारे स्टोन से, ठीक है। फिर है कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। तो हिंदू केव ऑफ एलोरा आर बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। एलोरा जो है वो 3 डिवीजन है उसके, हिंदू केव्स, जैन केव्स और बुद्धिस्ट केव। तो जो हिंदू केव्स है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के रीजन में, रीन में बनाए गए थे, यानी कि उनके पीरियड के दौरान बनाए गए थे। और यहाँ पर जो कैलाश टेम्पल है उसका केव नंबर क्या है? 6 है। इट इज 50 मीटर लॉन्ग। एक मिनट, आप यहाँ पे करेक्शन कर लेना, कैलाश टेम्पल सिचुएटेड इन केव नंबर 16, 6 नहीं है 16 है, याद रखना, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। ये 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड और 30 मीटर हाई था। दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल मैसिव रॉक। इसको मोनोलिथ भी कहेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक सिंगल रॉक से पूरा टेम्पल कार्व किया गया है। दिस टेम्पल इज एडॉर्न्ड विद ब्यूटीफुल डोर्स, बालकनीज एंड सीरीज ऑफ पिलर्स। बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे। एलोरा अजंता के जो केव्स हैं उसमें पिलर्स बहुत सारे हैं। आप गूगल करना तो भी आपको बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक पिलर्स देखने मिलेंगे। दे आर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 600 to 1000 AD। फिर नेक्स्ट आगे बढ़े तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जो कि बे ऑफ बंगाल के पास सिचुएटेड है, पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल, पुरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। ये 13th सेंचुरी में बनाया गया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन वन। कंफ्यूज मत होना, दो ऐसे हेरिटेज हैं, मॉन्यूमेंट है जहां नरसिंह वर्मन वन लिखा है, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही चलना है आपको।
तो किंग नरसिम्हा वर्मन वन हु बिलोंग टू गंग डायनेस्टी, उन्होंने ये सन टेम्पल ऑफ कोनक बनाया था। ये एक चैरियट टेम्पल है ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेस, टुक द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सन गॉड। ठीक है, तो जो सूर्य देवता है उनके 7 घोड़े हैं। ठीक है, और जो 7 घोड़े हैं वो रथ से अटैच है, जो रथ को खींच रहे हैं, चैरियट यानी कि रथ होता है। तो इस तरीके का ये पूरा टेम्पल है। इट हैज 12 मैसिव व्हील्स व्हिच रिफ्लेक्ट 12 मंथ्स एंड ईच व्हील हैड 8 स्पोक्स व्हिच शो 8 प्रहर ऑफ द डे। अगर जो मैंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर, आपने उसमें देखा होगा, तो मैंने पूरा बताया है कि किस तरीके के व्हील्स होते थे, और उस व्हील्स में इस तरीके के 8 स्पोक्स हैं, और हर एक स्पोक्स जो है वो एक प्रहर के बारे में बता रहा है, और एक प्रहर जो है वो 3 घंटे का होता है। तो 8 प्रहर कितने हो गए? 24 आवर्स, यानी कि पूरा एक दिन। तो इस तरीके से यहाँ के जो आर्किटेक्चर हैं, यानी कि पुराने जमाने के जितने भी आर्किटेक्चर है, उन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। फिर दिस टेम्पल हैज बीन बिल्ड बाय ब्लैकस्टोन, इसलिए वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक पगोडा बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट के रीजन बताना है। तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्ट करना उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, हाइब्रिड सीड यूज कर रहे हैं, तो ये रीजन है फॉर डिस्ट्रक्शन का। फिर रोड्स और बिल्डिंग बनाने के लिए जंगल साफ कर देते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और जो इंडस्ट्रीज में वुड की डिमांड है तो हम डिफॉरेस्टेशन करके, फॉरेस्ट से जितनी भी लकड़ियां होती है फिर उसको हम ये इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं, तो जो वुड का डिमांड बढ़ता जा रहा है उसके वो रीजन भी है कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया है। ठीक है, फिर है मिनरल बताना है। तो ये क्या? द मैटर विच इज फॉर्म ड्यू टू इनऑर्गेनिक प्रोसेस एंड हैज अ सर्टेन केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड मिनरल। जो इनऑर्गेनिक प्रोसेस से बना है और उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं, उसको कहेंगे हम मिनरल्स। दिस इज रिजल्ट ऑफ एबायोटिक प्रोसेस विच टुक द प्लेस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये कैसा प्रोसेस होता है? एबायोटिक प्रोसेस होता है। एबायोटिक जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, तो एबायोटिक प्रोसेस है जो कि अर्थ के अंदर होता है। और मिनरल आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में मिलेंगे, जैसे आयरन, मैग्नीज, गोल्ड, सिल्वर, ये सॉलिड मिनरल हो गए, मरकरी, पेट्रोलियम ये लिक्विड मिनरल हो गए, और नेचुरल गैस जो है वो गैसियस मिनरल हो गया। ठीक है, चलो फिर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन मैंने सीधा यहाँ पर ये टेबल ही रख दिया है, पर आपको कैसे याद करना है? देखो, मेटालिक मिनरल, मेटालिक मिनरल, फिर नॉन मेटालिक, और मिनरल यूज्ड एज एनर्जी रिसोर्स, ये लिख दिया। फिर मेटालिक में आता है प्रीशियस मेटालिक मिनरल, लाइट मेटालिक मिनरल, मिनरल यूज फॉर कॉमन पर्पस, मिनरल यूजेस एलॉयज। ठीक है, अब इसके नीचे आप 1-2 एग्जाम्पल लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहां तक तो पूरा कंपलसरी है लिखना, इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गोल्ड, सिल्वर लिख दो, मैग्नीशियम, बॉक्साइड, फिर आयरन, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, डन। नॉन मेटालिक में लाइमस्टोन, चॉक, माइका हो गया, और डायमंड। ओके, और फिर एनर्जी रिसोर्स में कोल, मिनरल और नेचुरल गैस। तो मेटालिक, नॉन मेटालिक और एज एनर्जी रिसोर्स, ये 3 लिखा। फिर मेटालिक में प्रेशियस, लाइट, फिर कॉमन पर्पस और एलॉयज, ये लिखा। इन सब के 1-1 या 2-2 एग्जाम्पल लिख दिए, यहाँ पे इसके 3-3 एग्जाम्पल लिख दिया, और बस इस तरीके से हमने पूरा क्लासिफिकेशन बता दिया। ओके, चलो फिर तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट।
तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट है प्रॉब्लम फेस बाय जूट। जूट इंडस्ट्री जो है वो वेस्ट बंगाल में सेंटर्ड है, क्योंकि वहां पे लेबर बहुत सस्ता मिलता है और जो उसके अलावा जो फैसिलिटीज हैं जैसे कि वाटर बहुत ज्यादा यूज होता है जूट इंडस्ट्री में, तो वो भी काफी आसानी से मिलता है। इस वजह से इंडिया में जूट इंडस्ट्री सेंटर्ड इन वेस्ट बंगाल। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो कॉम्पिटिशन है वो हो रहा है दूसरी कंट्रीज के साथ। How much water is needed to purify jute? So most of the mills are located on the Hooghly River. This industry is concentrated in West Bengal. Okay, अब प्रॉब्लम क्या है? The demand for jute has decreased. जूट का जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जहां जहां जूट यूज होता था वहां उसकी जगह तो प्लास्टिक ने ले ली, है ना। इस वजह से जूट का जो डिमांड है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पैकिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। जूट इंडस्ट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम जैसे कि मोर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिक्रीजिंग डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो प्लास्टिक है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। अपने जो चैप्टर है इंडस्ट्रीज वाला उसमें भी हमने देखा था कि सनराइज इंडस्ट्री कौन सी है? प्लास्टिक इंडस्ट्री, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है। उसकी वजह से जूट का जो है डिमांड वो कम हो गया। इसके सबको जो डिमेरिट्स है वो दिखने लगे। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी जूट का कोई इतना डिमांड नहीं करता, सबने प्लास्टिक को ज्यादा यूज करना है। इस वजह से जूट में प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रोडक्शन करने का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने उसकी जो डिमांड है वो है ही नहीं। तो ज्यादातर ये जो इंडस्ट्रीज है ये लॉस में चल रही है। क्लियर? सो दिस इज द प्रॉब्लम फेस बाय जूट इंडस्ट्री। फिर ड्यूरिंग अ विजिट टू वेस्ट बंगाल ये नोटिस किया गया कि पीपल एक्सटेंसिवली यूज जूट डोरमैट्स, रोप, गनी बैग्स। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड इट? वेस्ट बंगाल में क्यों इतना जूट का यूज होता है? क्योंकि वहां प्रोडक्शन ज्यादा होता है। सिंपल एक जैसा क्वेश्चन पूछा है। वेस्ट बंगाल 80% जूट प्रोड्यूस करता है। काफी ज्यादा वाटर चाहिए तो ज्यादातर मिल्स हुगली रिवर के पास है। ये इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में कंसंट्रेटेड ड्यू टू, ये लिखना है आपको क्योंकि यहाँ चीप लेबर फोर्स है। बैंक ऑफ रिवर के बैंक ऑफ यानी कि पानी आसानी से अवेलेबल है वो भी लिख देना। फिर बैंक और इंश्योरेंस का कवरेज इनको मिल जाता है और एक्सपोर्ट फैसिलिटी भी है। Hence, people of West Bengal extensively use jute product। और यही रीजन है कि वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो जूट प्रोडक्ट्स को बहुत यूज करते हैं क्योंकि वो उनको बहुत सस्ता पड़ता है। ओके, Describe constitutional provision mentioned in the constitution for welfare and progress of minorities। minorities क्या होते हैं? जो मेजोरिटी में ना हो, जिनका पॉपुलेशन जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से आधे से भी कम हो। सो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन हैज बीन सेट अप फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट्स, इंटरेस्ट, वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ माइनॉरिटीज। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एस्टैब्लिश किया गया है। द राइट टू रिलीजन स्पेशली टू माइनॉरिटीज। कौन कौन है माइनॉरिटीज? डिपेंड करता है हम किस एरिया की बात कर रहे हैं। रीजन में, स्टेट में और पूरे ओवरऑल नेशन में माइनॉरिटीज डिफर करते हैं। अगर पूरे नेशन की बात करें तो मुस्लिम्स जो हैं वो माइनॉरिटीज हैं, जैन माइनॉरिटीज हैं। तो उन्हीं के लिए to assure them that they can make propaganda to spread and propagate their religion। अपने रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं और प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। The law does permit forceful religion conversion। does not आएगा। जो लॉ है वो फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन अलाउ नहीं करता है। जिसको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट टीच रिलीजियस टीचिंग। और जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन है, जो भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का ग्रांट जाता है, तो वो कभी भी रिलीजियस टीचिंग नहीं दे सकते। Okay, all religion communities have a right to acquire and maintain property of for religious activity। और हर एक रिलीजन के लोगों को पूरा राइट है कि वो अपने रिलीजन को मेंटेन करें और जो रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो चालू रखें। फिर द माइनॉरिटीज हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर स्क्रिप्ट एंड कल्चर एज पर द कल्चरल एजुकेशनल राइट। हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट है उसमें कल्चर और एजुकेशनल राइट भी आता है, तो जिसके तहत इनको पूरा अधिकार है अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का। एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिसीविंग गवर्नमेंट ग्रांट्स कैन नॉट रिफ्यूज टू टेक एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर या लैंग्वेज। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, वो एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट या क्रीड इसके बेसिस पर मना नहीं कर सकते। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
का वर्ड एक्सप्लेन करना है। तो पहली बात तो कि कोई भी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि कौन शेड्यूल कास्ट है, कौन शेड्यूल ट्राइब है। ये बस प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है उनके बीच का डिस्कशन करके फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्लासेस बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं, तो उनको एससी और एसटी में डाल दिया जाता है। तो कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे वो कास्ट जो आर्टिकल 341 में है उन सबको कहा जाता है शेड्यूल कास्ट, और सारे वो जो आर्टिकल 342 में है उनको हम कहेंगे शेड्यूल ट्राइब। देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन हैव बीन मेड टू प्रिवेंट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन टू वाइप आउट द इनजस्टिस टू देम। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनका जो इंटरेस्ट है और जो एक्सप्लॉयटेशन के साथ हो रहा है वो ना हो, उसके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 दोज कास्ट इंक्लूडेड इन दिस शेड्यूल आर नोन एज शेड्यूल कास्ट। फिर while those castes which are included in the schedule of article 342 are called scheduled tribe. People who live in mostly in the forest areas, फिर mountainous region are included among scheduled tribe। और tribes कौन होते हैं? जो अभी भी हमारे जितना डेवलप नहीं हुए हैं, वो mountainous region forest area में ही रहते हैं, तो ऐसे लोगों को scheduled tribe में include किया गया है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 6 का सेक्शन बी खत्म होता है, यानी कि सोशल साइंस का सेक्शन बी का सॉल्यूशन पूरा हो चुका है। अब हम सेक्शन सी का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।